गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम शहर के बारे में, यानी कि द फर्स्ट सिटीज। ये सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। तो पहला शहर कौन था इसके बारे में हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तब लोग को पता होगा कि जब यहाँ सभ्यता का शुरुआत हो रहा था तो पहला नगरीय सभ्यता कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता। तो उसी के बारे में लोग पढ़ेंगे और यही है पहला प्रथम शहर। अपना अपना उप महाद्वीप का पहला शहर हड़प्पा है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा का आप लोग नाम सुनेंगे, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो आपको बता दें कि पहला शहर जो था वो हड़प्पा का ही खोज हुआ था, इसीलिए इसी के नाम पर पूरा को हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया। या फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सिंधु घाटी पर ही बसा हुआ है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। हम लोग को प्रथम शहर के बारे में पढ़ना है। तो प्रथम हम लोग क्या खोजे थे, तो हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में ही ज्यादा हम लोग को पढ़ना है चैप्टर में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं हड़प्पा का। तो 150 साल पहले पंजाब रेलवे लाइन, कौन सा, तो पंजाब रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जब पंजाब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो हड़प्पा पूरा स्थल मिला। कौन सा, तो हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। वर्तमान में अगर हम अभी का बात करें तो पाकिस्तान में है। तो 150 साल पहले जब पंजाब रेलवे लाइन बिछ रहा था तो उसमें एक पूरा स्थल मिला जिसको लोग बोले हड़प्पा, लेकिन फिर छोड़ दिए कि अरे छोड़ो क्या होगा नहीं होगा। लेकिन फिर 80 साल बाद फिर इसको फिर से खोजा गया पुरातत्वविदों द्वारा। उसके बाद इसको बढ़िया से फिर और जगह मिला। उसके बाद 80 साल बाद ये सब मिला। तो फिर हम लोग देखते हैं कि लगभग 80 साल पहले, कब, तो 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस शहर को ढूंढा। तब पता चला कि यह उप महाद्वीप में का सबसे प्राचीन शहर है, यह पहला शहर है। जब 80 साल पहले फिर से इसका पुरातत्वविदों ने इसको खुदाई किया, फिर देखा कि नहीं यहाँ एक शहर था, तो पता चला कि नहीं ये पहला शहर है अपने उप महाद्वीप का। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा की खोज पहले हुई, इसलिए पूरे सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो हमें बताए भी कि पहला खोज किसका हुआ, तो हड़प्पा का, इसलिए पूरा सभ्यता को ही बोल दिया कि नहीं ये हड़प्पा सभ्यता होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, कहाँ, तो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों से मिले। यानी कि अगर हम अभी आधुनिक पाकिस्तान का बात करें तो वहां का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, और वहां एक प्रांत है सिंध प्रांत वहां, और भारत का बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये सब क्षेत्रों को मिलाकर पूरा उसके बाद हड़प्पा सभ्यता बनता है। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। तो इन शहरों का निर्माण कब हुआ था, तो इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, क्या कि अगर हम लोग अभी के बारे में अगर हम लोग हिस्ट्री में जनरली पढ़ते हैं तो हम लोग कब बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का काल कितना है, तो डायरेक्ट डेट लिखा हुआ रहता है कि इतना से इतना तक, कि 2500 से 1750 तक हड़प्पा कालीन। लेकिन ऐसे नहीं, सी टेट में ऐसे नहीं पूछता है, डेट नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि ये सब कितना साल पहले था। तो इस आप लोग याद रखिएगा 4700 साल पहले का बात हो रहा है। कब, 4700 साल पहले से। अब इसका हम विशेषता देखते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या विशेषताएं थी। तो हड़प्पा में कुछ कुछ विशेषताएं देखने को मिलता है कि यहाँ के नगर 2 या 2 से अधिक हिस्से में बटे थे। कि अगर यहाँ के जैसे कभी जनरली नगर होते हैं, तो अभी नगर जनरल होता है कि नहीं, अगर कोई टाउन है तो बस जैसे है वैसा ही टाउन रहता है कि यहाँ एक मुख्यालय है, ऐसे ऐसे है। लेकिन वहां वैसे नहीं था। अगर एक टाउन है, मान लेते हैं ये टाउन है, तो इसको 2 भाग में बांटते थे लोग। ये पश्चिमी हिस्सा हो गया, ये पूर्वी हिस्सा हो गया। अब यहाँ का जो मकान बनेगा ये थोड़ा सा ऊंचा में बनेगा, इधर का मकान थोड़ा सा नीचा में बनेगा, इसीलिए इसको बोलते थे नगर दूर। नगर दूर, और इसको बोलते थे क्या, निचला नगर। निचला नगर। तो इसमें जनरली देखा जाता था कि इसमें कुछ अलग लोग रहते थे, इसमें कुछ अलग लोग रहते थे। तो ये उस समय का सिस्टम था। हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी भाग छोटा ऊंचाई पर, पश्चिमी भाग छोटा था, यानी कि जो ये पश्चिमी भाग में जो नगर बनता था, ये वाला सेक्टर, वो हल्का छोटा था इसके तुलना में, लेकिन ये ऊंचाई पर बसा हुआ था। और ये हल्का पूर्वी, जो पूरब में जो होता था वो हल्का बड़ा होता था, लेकिन ये थोड़ा सा निचले स्तर पर बसा हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि पूर्वी भाग बड़ा था, लेकिन यह निचला इलाके में था। हाँ, तो पूर्वी भाग था वो बड़ा इलाका था, लेकिन वो नीचे वाला इलाका में था। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके दीवार पक्की ईंट से बनी थी, यानी कि इन नगर के चारों ओर दीवार था। ऐसे अगर ये नगर है तो इसके चारों ओर एक ईंट का बड़ा सा दीवार रहता था। आप लोग सोचिए कि उस समय का ईंट कैसे लोग पकाते थे
कि जब अभी के मतलब 100 साल या 80 साल बाद इसका खुदाई हुआ था, 47 साल पहले अगर ये दीवार बना था, इसका हम लोग अभी 100 साल पहले इसका खुदाई किए थे, तो ईंट कुछ मिला था हड़प्पा सभ्यता का। तो सोचिए कि कैसा ईंट था, कैसा पका हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा मोहनजोदड़ो में, कि मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब था जिसे महास्नानागार कहते हैं। ये स्नानागार किसको क्या बोलते हैं, तो महास्नानागार कहते हैं। ईंट और प्लास्टर का यूज इसको बनाने में, महास्नानागार को बनाने में क्या का यूज करते हैं हम लोग, तो ईंट और प्लास्टर का यूज करते थे। क्या, ईंट और प्लास्टर का यूज करते थे। और ईंट और प्लास्टर का यूज करेंगे और स्नानागार ये नहाने के लिए बनाता था, तो कहीं ना कहीं इसमें पानी तो रिसाव होगा, तो पानी रिसाव के लिए उसमें से चारकोल का यूज करते थे हम लोग। तो प्लास्टर के ऊपर इन लोग चारकोल का यूज करते थे। क्या चीज का, तो चारकोल का बनाया गया था। और इसमें पानी कहाँ से आता था, महास्नानागार में तो लोग कुआं से इसमें पानी भरते थे, उसके बाद इसको यूज किया था नहाने में या जो भी, उसके बाद पानी को छोड़ दिया था या खोल दिया था, इसको बहा दिया था। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें पानी कुआं से भरा था, यूज करने के बाद पानी को बहा देता था। अब ये अगर मान लीजिए स्नानागार है, अगर इसको हम लोग स्नानागार को ऐसे देखते हैं कि स्नानागार है, तो इसके दो साइड ऐसे सीढ़ी रहता था। मान लीजिए कि इसके दो साइड ऐसे सीढ़ी है इसमें उतरने के लिए, और इसके चारों तरफ से कमरे महल बनाए थे, घर ऐसे। मतलब अभी हम मॉडर्न में से बोले तो ये स्विमिंग, समझ लीजिए कि एक होटल में स्विमिंग पूल की तरह उस समय मोहनजोदड़ो में बनाया था। समझ लीजिए कि उस समय का कितना हाईटेक लोग रहते थे। हम लोग अभी के जीवन में ऐसा संभव नहीं कर सकते हैं कि ऐसा स्नानागार होगा, लेकिन उस समय 4700 साल पहले इन लोग समझिए स्विमिंग पूल बनाए हुए थे। तो कुछ ज्यादा ही नगर ये डेवलप था, आधुनिक शहर। अब कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यह कहते थे। तो कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, जिससे संभवतः मतलब अनुमान लगाता है कि नहीं यहाँ यज्ञ होते होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ का भवन, नाले और सड़कें कैसी थी। तो यहाँ का, इस नगर के घर में आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। मतलब यहाँ हड़प्पा में जो घर होते थे या 1 मंजिला या 2 फ्लोर का होते थे। और आंगन के चारों ओर जो है वो क्या बोलते हैं, उसको कमरे बनाते थे। तो आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और अधिकांश घर में एक अलग स्नानागार होता था, यानी कि हर घर में, अगर हम लोग जैसे कि अभी भी हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें एक वॉशरूम बनाते हैं या बाथरूम बनाते हैं जो नहाने वाला होता है। तो वहां भी उस समय भी मतलब सोच लीजिए कितना उन लोग मतलब डेवलप थे कि उस समय भी उन लोग एक अलग कमरा बनाते थे जिसमें लोग नहाए। तो एक कमरा था जो हमें मतलब स्नान के लिए तो था। कुछ घरों में कुआं भी था, यानी कोई घर में कुआं भी देखने को मिला है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, यानी कई नगर में नाले थे। और नाले में एक सिस्टम क्या था कि अगर ये घर है, ये अगर घर है तो यहाँ से नाला निकलेगा तो एक सड़क से ऐसे नाला चलता था। तो ये वाला घर वाला कनेक्ट होता था सड़क से, और जो एक सड़क से नाला जा रहा है वो एक बड़ा नाला से मिलता था। बड़ा नाला से मिल रहा है ये वाला। अब बड़ा नाला से मिलता था तो बड़ा नाला में बहुत सारा ऊपर एक होल बनाता था। से इसमें एक होल लगा है, और ये इसलिए बनाता था ताकि इसका साफ सफाई हो सके। तो ये हम लोग देखते हैं कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे जो सीधी लाइन में थी, यानी कि जो ढके हुए नाले थे सीधी लाइन में थी। घर के नाले को सड़क के नाले से जोड़ा जाता था, यानी कि घर के जो नाला है वो सड़क के नाले से जुड़ा जाता था। ये नाले बड़े नाले से मिलते थे जिनके ऊपर कहीं कहीं होल छोड़ा गया था जिससे साफ सफाई हो सके। यानी कि बड़ा नाला में कहीं कहीं होल छोड़ा गया था जिससे साफ सफाई हो सके। आप लोग को हम बताएं। अब आते हैं नगरीय जीवन की, वहां का जीवन शैली कैसी थी। तो हड़प्पा में शासक लोग खास इमारत बनाते थे, यानी कि जो शासक लोग रहते थे जो पूरा मतलब कंट्रोल करते थे पूरे नगर को, उन लोग अपना कोई खास इमारत बनवाते थे। और वहीं हम बात करें लिपिक, जो मुहर पर लिखने का काम करते थे, लिपिक भी यहाँ रहते थे। जहाँ खास लोग रहते थे वहीं लिपिक लोग भी रहते थे। और हम बात करें कि और लोग कौन थे, तो वहां नगरों में शिल्पकार रहते थे, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाते थे। यानी कि वहां के लोग और भी लोग, शिल्पकार लोग रहते थे, व्यवसायिक लोग रहते थे जो अपने छोटे मोटे धंधे चलाते थे। उन लोग कहीं कहीं जाते थे, वहां से कुछ टेक्निक भी सीख के आते थे। ये देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में भी। मिट्टी का खिलौना भी प्राप्त हुआ है यहाँ से, हड़प्पा से मिट्टी का खिलौना भी प्राप्त हुआ है। तो इससे पता चलता है कि लोग अपने बच्चों के लिए खिलौना देते थे वो मिट्टी का होता था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि नगर और नए शिल्प। तो नगर पुरातत्वविदों को जो चीज मिली उसमें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुएं थी। ज्यादातर क्या क्या मिला है, तो पत्थर मिला है, शंख मिला है, धातुएं में यही सब मिला है,
तांबे, कांसे, सोने जैसी धातुएं मिली है। अब किसका क्या कार्य था? तो तांबे और कांसे से औजार बनता था, हथियार बनता था, गहने बर्तन बनते थे। और सोना चांदी इसका बनता था, तो गहना और बर्तन किससे बनता था? तो सोना और चांदी से गहना और बर्तन बनते थे। अब हम आगे बात करते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या था। उस अगर इस समय का बात करें कि सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या था, तो मनके, बाट और फलक, ये तीन चीज थे, मनके, बाट और फलक। मनके थे वो किस चीज के बनते थे? तो कार्नियल पत्थर एक होता है, आप लोग इस बात रखिएगा, कार्नियल पत्थर के मनके बनते थे। और बाट बनता था चाट पत्थर के, चट पत्थर एक होता है उसी के बनता था बाट। अब हम लोग बात करते हैं कि पत्थरों के मोहर आयताकार होते थे, यानी पत्थर से मोहर बनता था वो आयताकार होता था, इसमें जानवर का चित्र छपा रहता था। अब हम बात करते हैं कि लगभग 7,000 साल पहले, लगभग कितना साल पहले? 7,000 साल पहले, 7,000 साल पहले मेहरगढ़ से कपास की खेती का ये साक्ष्य मिलता है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो इससे हमको पता चलता है कि कपास की खेती होती थी। तो उस समय अगर हम कपड़ा की बात करें तो कपास से हम लोग सूत बुनते थे, सूत काटते थे, उसके बाद उन लोग कपड़ा भी खुद से बनाते थे। चलिए हम लोग इसके बाद आगे हम बात करते हैं कच्चे माल की खोज में, यानी कि लोग हड़प्पा यानी कि शहर में लोग कच्चा माल कहाँ से आते थे। तो कच्चा माल का मतलब क्या होता है पहले उसको हम समझते हैं। तो कच्चा माल हम उन पदार्थों को कहते हैं, यानी वैसे पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होता है, या फिर किसान या पशुपालक, कौन? तो किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कपास का, तो कोई फार्मर अगर कपास का उसको उत्पादन करता है तो वो क्या है? तो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है। उसके बाद उसका हम लोग सिनाई बुनाई करते हैं, उसके बाद कपड़ा बनाते हैं, तो वो फिर बनता है डायरेक्ट एक उत्पादन या उत्पाद के रूप में बनता है। तो उसी प्रकार किसान द्वारा कपास कच्चा माल के तौर पर तैयार किया जाता है, यानी कपास किसके तौर पर तैयार किया जाता है? तो कच्चा माल के तौर पर तैयार किया जाता है, जिसके बाद सिनाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में कई चीजें मिलती थी लेकिन बहुत सारी चीजें आयात करनी पड़ती थी, यानी कि कच्चा माल हमको बहुत यहाँ तो मिला था लेकिन बहुत सारी चीजों को हम लोग दूसरी जगह से लाना पड़ता था। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज कहाँ से हम लोग लाते थे यहाँ हड़प्पा काल में। तो तांबा का अगर हम बात करें कि तांबा कहाँ से होता है लोग, तो राजस्थान और ओमान। राजस्थान तो यहाँ का राज्य है लेकिन ओमान एक देश है। आप लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि ओमान एक देश है, वहीं से हम लोग तांबा का आयात करते थे। अब रहा बात टीन का, तो टीन ईरान और अफगानिस्तान से हम लोग आयात करते थे। और सोना कहाँ से? तो कर्नाटका से, कर्नाटका से हम लोग क्या? तो सोना को आयात करते थे। अब बहुमूल्य पत्थर का हम बात करें तो यहाँ गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से क्या था? बहुमूल्य पत्थर। अब नगरों में रहने वाले के लिए भोजन कौन लाते थे? तो अभी भी अगर जो लोग नगर में या शहर में रहते हैं तो उनके लिए भोजन बात किया जाए तो कहाँ से आता है? तो वही किसान और पशुपालक लोग अपने जगह से खेती करते हैं, फिर वही नगर में भेजते हैं, तो वही पूरा चारों ओर जाता है। तो इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में था कि किसान और चरवाहे नगरों में रह रहे के लिए सामान देते थे, यानी कि किसान जो लोग थे वही जो अपना सामान उत्पाद करते थे उन्हीं को शहर में देते थे। अब वहां क्या क्या उत्पादन होता था तो उसको हम लोग देखते हैं कि पौधों से पता चलता है, किसी से पौधों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, मटर, दाल, धान, तिल उगाते थे। यानी कि पौधों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, मटर, दाल, धान और तिल उगाते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यहाँ के लोग लकड़ी का हल प्रयोग करते थे। आज भी हम लोग लकड़ी का ही हल प्रयोग करते हैं। अभी तो ऐसे रोटोवेटर या फिर ट्रैक्टर में जो भी हल लगता है वो आ गया है, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी गांव में लकड़ी का हल यूज करते हैं। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता से 4700 साल पहले भी लोग लकड़ी का हल यूज करते थे और इस प्रकार वहां नगरीय व्यवस्था थी। अब हम लोग देखते हैं आगे कि गुजरात में कैसे कैसे संरक्षण की काम हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी गुजरात में कौन कौन सा हड़प्पा कालीन नगर था उसका कुछ कुछ निरीक्षण करते हैं। तो यहाँ दो नगर प्रमुख थे गुजरात में, कौन कौन? तो धौलावीरा और लोथल, ये दोनों कहाँ हैं? तो गुजरात में। तो चलिए हम लोग दोनों को देखते हैं। कच्छ के इलाके में, यानी गुजरात के कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे, कहा? तो खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा नगर बसा था। यहाँ का पानी साफ था, यानी कि धौलावीरा का पानी क्या था? तो साफ था। और यहाँ बोला जाता है कि धौलावीरा का मिट्टी था बहुत उपजाऊ था धौलावीरा का। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि हड़प्पा के कई नगर दो भागों में विभाजित थे, यानी कि हम लोग देखे थे पीछे भी कि हड़प्पा के कई नगर दो भागों में विभाजित थे। कौन था? पश्चिमी और पूर्वी में, यानी निचला या ऊपर में। उसी प्रकार धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? कि हड़प्पा के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन धौलावीरा
3 भागों में विभाग था। आप लोग याद रखिएगा कि सभी अगर नगर का बात की जाए तो 2 भाग में विभाग थे, लेकिन धौलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाग था। इस नगर में खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे, यानी धौलावीरा में ये खुला मैदान था जहां का धौलावीरा का पूरा सार्वजनिक कार्यक्रम वही मैदान में करवाया जाता था। आज भी देखते हैं हम लोग स्टेडियम होता है, वो एक खुला मैदान ही है और वहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाता है। यानी कि फिर अगर हम बात किया जाए गाँव में भी, तो गाँव में ऐसा फील्ड वूल्ड होता है जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाता है। धौलावीरा में भी एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। यहाँ कुछ अवशेष मिले हैं जहाँ हड़प्पा लिपि का बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पर लिखा गया है। यानी यहाँ कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जहाँ जो हड़प्पा लिपि, जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि चलती थी, वैसे वो लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन वो लिपि को बड़े बड़े पत्थर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था। तो धौलावीरा से ही वो प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं किसका, तो लोथल का। गुजरात के खंभात के खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी पर लोथल बसा हुआ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि साबरमती की कौन सा उपनदी पर लोथल बसा हुआ है। और यहाँ से लोथल से बहुत सारे कीमती पत्थर भी प्राप्त होते हैं। तो लोथल से क्या, तो कीमती पत्थर प्राप्त होते हैं। और यहाँ से प्राप्त हुए हैं भंडारगिरी, यानी कि लोथल में भंडारगिरी देखने के मिला है कि मतलब भंडार, जहाँ हम लोग खाने पीने की चीजों को स्टोर करते हैं, वो भंडारगिरी भी लोथल में देखने को मिला है। मनके बनाने की इमारत, यानी कि वैसे इमारत जहाँ मनके बनते हैं वैसा इमारत लोथल में देखने को मिला है। और एक बंदरगाह भी था, आप लोगों को पता हो कि ये एक बंदरगाह भी था। और एक चीज यहाँ और थी, मुहरबंदी। मुहरबंदी का भी अगर तौर पे हम बात करें, मुहरबंदी क्या होता है, मुद्रा या मुहर या मुहरबंदी। अभी जैसे हम लोग कोई सामान को आयात निर्यात करते हैं तो अपना एक सील, उसमें अगर कोई हम सामान, एक बॉक्स है, उसको अगर हम एक बॉक्स को ऐसे पैक किए, ये बॉक्स है, इसको पैक किए ऐसे, तो इसमें सील मारते हैं। तो उसी प्रकार आप सोच लीजिए कितना डेवलप था लोथल, कि वहां जब यह हड़प्पा में जब बॉक्स कोई रेडी होता था तो उसके ऊपर मान लीजिए कि एक ये मटका है, इसके ऊपर अगर हम सामान डाल रहे हैं तो सामान पूरा डाल दिए, उसके बाद ये मटका को चिकनी मिट्टी से पूरा इसको पैक कर दिया था, उसके मुंह को चिकनी मिट्टी से पूरा पैक कर दिया गया। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता का मोहर था उसको ऊपर ये मोहर का चिन्ह मार देते थे। अगर मोहर अगर टूटा फूटा निकला, मोहर का अगर जो सैंबल जो टूटा फूटा निकला, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं तो चोरी हुआ है। लेकिन अगर वो जैसे का तैसा है, यानी कि ये सुरक्षित है। तो ये उस समय सोच लीजिए कितना इन लोग ये आगे का सोचते थे। तो ये चीज वहां मोहरबंदी यही होता था कि मोहरबंदी में ऊपरी चिकनी मिट्टी के ऊपर मोहर का चिन्ह रहता था, उसके बाद ये मोहरबंदी किया था। तो हम लोग ये चैप्टर में ये सब चीजें देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का, यानी कि हड़प्पा शहर कैसे अंत हुआ, और थोड़ा सा देखेंगे हम लोग मिस्र सभ्यता के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ। हम लोग सभ्यता का अंत कैसे हुआ देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले, कब 3900 साल पहले बड़े बदलाव देखने को मिले, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में, यानी उस समय 3900 साल पहले बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। यानी स्टार्ट हुई सभ्यता कब हुआ था, तो 4700 साल पहले, 3900 साल बाद यहाँ कुछ बदलाव देखने को मिले। उसी में अचानक लोग नगरों को छोड़ दिए, यानी कि वहां के लोग अचानक नगर को छोड़ दिए। मतलब वहां का जो मोहर था, लेखन शैली था या बाट था, वो सब प्रयोग करना बंद कर दिया। वहां के लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात बंद हो गया, यानी कि जो लोग कच्चे माल दूर दूर से आते थे वो भी आयात बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मोहनजोदड़ो के सड़क में कचरे का ढेर जमने लगा। तब लोग को पता हो कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर था जहाँ का सड़क बहुत साफ सुथरा रहते थे, लेकिन बदलाव के बाद यहाँ का सड़कों में कचरा रहने लगा। फिर आगे हम देखते हैं जल निकास प्रणाली नष्ट हो गया, यानी कि जो जो जल निकास प्रणाली था, नली था जो घर से जुड़ते थे फिर सड़क से, तो बड़ी नली से, तो वो नली प्रणाली भी नष्ट हो गया पूरा। उसके बाद फिर जंगल समाप्त हो गए, वहां का जंगल समाप्त हो गए, नदी सूख गई, घास का मैदान सूख गया, यानी कि घास का मैदान सूख गए तो सिंपल सी बात है कि मतलब जानवर भी मरने लगे होंगे, चरवाहे भी, मतलब पशुपालन भी धीरे धीरे खत्म हो गई होगी। तो लोग अब क्या किए कि अब यहाँ से लोग शिफ्ट हो गए दूसरी जगह, पूर्व और दक्षिण। अगर भारत की बात करें तो पूर्व और दक्षिण की ओर जाके छोटी छोटी बस्तियों में लोग रहने लगे। इस तरह हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मिस्र की सभ्यता का, इसमें कुछ चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए शायद चैप्टर में दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं मिस्र की सभ्यता। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासकों ने सोना, चांदी, हाथी दांत लाने के लिए अपने सेने दूर दूर तक भेजी, यानी कि यहाँ के शासक लोग
सोना, चांदी और हाथी दांत लाने के लिए अपने सेना को दूर दूर तक भेजा। उसके बाद इन लोग क्या करते थे कि अपना मकबरा बनवाते थे, जिसके लोग वहां बोलते हैं पिरामिड। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहते हैं। पिरामिड कैसा होता तो पिरामिड ऐसा, ये पिरामिड है, ऐसा ये पिरामिड है। यहाँ लोग मकबरा बनाते थे, यानी कि जब राजा लोग मरते थे तो उनके शवों को यही दफनाया जाता कि राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को पिरामिड में ही सुरक्षित रखा जाता था, यानी कि इसी के अंदर दफनाया जाता था। यहाँ के लोग इन शवों को, ये यहाँ जो शव रहता था राजा का, उसको लोग क्या बोलते हैं, मम्मी। क्या बोलते हैं, मम्मी। जैसे हम लोग अभी मम्मी को यानी कि मदर को यानी माँ को मम्मी बोलते हैं, वो शब्द यहीं से आया है। मम्मी यानी डेड बॉडी को उन लोग मिस्र में लोग मम्मी बोलते थे। इन्हीं सबों को मम्मी कहा जाता है। इन सबों के साथ खाने पीने के सामान, साथ साथ कभी कभी सेवक सेविकाएं को भी दफना देता था, यानी कि लोग वहां के मिस्र के लोग अगर राजा के शव को दफना रहे हैं तो उनके साथ खाने पीने के सामान भी दफनाते थे, और कभी कभी जो उनको सेवा करते थे राजा का, सेवक और सेविकाएं, उनको भी साथ में दफना देते थे। इन लोग को कहना था कि नहीं, इन लोग मरने के बाद भी खाते पीते हैं और सेवक सेविकाएं इनकी सेवा करते रहेंगे। तो ये मिस्र की सभ्यता थी। कभी कभी लोग यहाँ सेवक सेविका को भी दफना देते थे। तो बोला जाता है कि वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का हम लोग बात करें कि अगर कोई लोग अगर मरने में जो दफनाया जाता है उसमें अगर कोई लोग धन दौलत खर्चा करता था तो वही मिस्र के लोग थे जो सबसे ज्यादा खर्चा करते थे दफनाने में। तो यही लिखा हुआ है कि दुनिया में शवों को दफनाने की परंपरा देखते हुए, यानी दुनिया में शवों को दफनाने की परंपरा देखें तो सबसे ज्यादा धन दौलत मिस्र की लोग ही खर्च करते थे। यानी कि मिस्र के लोग दफनाने में बहुत सारे पैसे खर्च करते थे, क्या कि खाने पीने के लोग चीजें भी दफनाते थे और जो भी सेवक सेविकाएं थे उनको भी दफना देते थे साथ में। तो ये था प्रथम शहर, द फर्स्ट सिटी चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।